Assalamu alaikum, dear students. In this video, we'll be solving the questions, structured questions for the topic of momentum. ठीक है ना? Now, before solving the questions, थोड़ा सा मैं आपको overview दे देता हूँ कि what type of questions we are expecting for this topic. ठीक है ना? उसके बाद ये होगा हमारे question थोड़ा आपको समझने में आसानी हो जाएगी. अब देखिए momentum का जो topic है, that was included in the O level from 2023 and onwards. ठीक है ना, इससे पहले O level के सिलेबस में नहीं था, बट IGCSE के सिलेबस में ये उससे पहले इंक्लूडेड था. ठीक है ना, तो इस वजह से इसके जो ज्यादातर क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो IGCSE के जो पास पेपर्स उसमें से लिए. ठीक है, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि कितने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चंस अपीयर हो सकते हैं. ठीक है, चलिए जी, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं मोमेंटम का. अब देखें, अच्छा, दूसरी ये बात कि इस टॉपिक के जो MCQs हैं, इसके P1 के जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैंने सॉल्व किए हुए हैं. मेरे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, तो अगर आपको उनमें कंफ्यूजन है, MCQs में कोई कंफ्यूजन है, तो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो. ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि मोमेंटम होता क्या है. मोमेंटम का सिंपल ये मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, how much quantity of motion it contains, that is called the momentum of the object. अब अगर हम इसको कैलकुलेट करना हो तो मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल p. ठीक है, और ये मोमेंटम किसके इक्वल होता है? मास मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है ना, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो इस तरह से मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक हो गया. और इसका जो SI यूनिट है, अब आप देखें, यू कैन ड्राइव इट्स SI यूनिट फ्रॉम इट्स फार्मूला. मास का यूनिट किलोग्राम्स होता है और स्पीड का जो यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकेंड. तो मोमेंटम का जो SI यूनिट बन जाएगा दैट विल बी किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड. इसके अलावा अगर हम इस मोमेंटम की फोर्स के साथ रिलेशनशिप देखें तो फोर्स कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एज इट इज द चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकिंग. मींस के अगर हम जो मोमेंटम चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फोर्स. ठीक हो गया. चलिए, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द मोमेंटम, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. जिस तरह से हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को स्टडी करते हैं, सेम वे वी हैव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, the total momentum before and after is conserved. This is not momentum after collision. ठीक है ना, after collision is conserved. यानी अगर आप कोई ऐसा सिस्टम ले लेते हैं जिसमें एनर्जी लॉस नहीं हो रही, देयर इज नो एनर्जी लॉस, तो इन दैट सिस्टम जो आपका टोटल इनिशियल मोमेंटम होता है, मीन्स के इसको हम इन अदर वर्ड्स में ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल. ठीक है ना. अब अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें, वी कैन राइट इट एज, अगर हम टोटल इनिशियल मोमेंटम की बात करें, फॉर एग्जांपल इफ वी आर हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स, फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है इसका मास होगा m1 एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज u1. ठीक है ना, मींस के बिफोर कोलिजन जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी होगी वी रिप्रेजेंट इट एज u1. ठीक हो गया. इसी तरह जो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा उसके मास को m2 से रिप्रेजेंट करें एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट इज u2. ये तो हो गया. अगर हम दोनों को प्लस करें तो वी विल गेट द टोटल इनिशियल मोमेंट. सेम वे जब दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में कोलिजन होता है तो कोलिजन के रिजल्ट में वो ऑब्जेक्ट्स जो अपने मोमेंटम्स को एक्सचेंज कर सकते हैं. ठीक है ना, एक्सचेंज किस तरह से करेंगे? अब उनके मासेस पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, मास सेम रहेगा, बट उनकी जो वेलोसिटीज होती हैं वो चेंज हो सकती है. उनके वेलोसिटीज के चेंज होने से डेफिनेटली उनका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा. अब मोमेंटम जब चेंज होगा तो नाउ वील कंसीडर इट, जो फाइनल मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे m1 v1 के साथ, मींस के मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. सेम वे जो सेकंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे m2 v2 के साथ. ठीक है ना मैम. तो इससे ये होगा, मींस के ये एक जो रिलेशनशिप है, विल बी यूजिंग दिस रिलेशनशिप इन द क्वेश्चंस. तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड होते हैं तो टोटल जो उनका मोमेंटम बिफोर कोलिजन होता है, आफ्टर कोलिजन भी सेम रहता है, ओवरऑल उसमें कोई चेंज नहीं आता इन केस देयर इज अ नो लॉस ऑफ द एनर्जी. ठीक हो गया. चलिए जी, अब हम क्वेश्चंस की तरफ. अच्छा सॉरी, वन मोर थिंग रिलेटेड टू द मोमेंटम, दैट इज कॉल्ड द इम्पल्स. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं. इम्पल्स क्या होता है?
दैट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो अगर कोलाइड करता है, कोलिजन के रिजल्ट में उसके मोमेंटम में जो चेंज आता है, मीन्स के पहले उसका मोमेंटम कितना था, अब कितना हो गया, तो उस चेंज को हम कहते हैं इम्पल्स। ठीक है ना। अब इम्पल्स को अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहें तो ये इम्पल्स इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है ना। अगर हम फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो वील गेट द इम्पल्स। इसी तरह इम्पल्स का जो ऐसा यूनिट बन जाएगा वो बन जाएगा न्यूटन सेकंड। ठीक हो गया। चलें जी, अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। नाउ वी आर हैविंग द क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन 1 क्या कह रहे हैं, फिगर 2.1 shows a hammer being used to drive a nail into a piece of wood। ठीक है ना। एक हैमर है जो कि जिसको आप यूज करें टू ड्राइव अ नेल इनटू अ पीस ऑफ वुड। ठीक हो गया। द मास ऑफ द हैमर हेड इज 0.15 किलोग्राम्स। ये जो हैमर हेड है इसका जो मास है 0.15 किलोग्राम है। द स्पीड ऑफ द हैमर व्हेन इट हिट्स द नेल इज 8 मीटर्स पर सेकेंड। यानी जब वो हैमर जो है नेल को हिट करता है उस वक्त उसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड है 8 मीटर्स पर सेकेंड। The time for which the hammer heads in contact with the nail, that is 0.0015 seconds। ठीक हो गया। The hammer head stops after hitting the nail। अब जब नेल को हिट करता है तो hammer head स्टॉप हो जाता है। अब एक चीज मैं ऑलमोस्ट हर लेक्चर के अंदर रिपीट करता हूँ कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड कर लें, बिकॉज क्वेश्चन के जो आंसर्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन होती है, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन आपने आंसर करने होते हैं। तो वो आप तब कर पाएंगे जब आपने क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड किया। ठीक हो गया। चलिए जी, अब हम मूव करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में। क्या हमने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द हैमर हेड। ये जो हैमर हेड है इसके मोमेंटम में जो चेंज आ रहा होगा वो हमने कैलकुलेट करना है। अब आप देखिए चेंज इन मोमेंटम को हम डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक हो गया। और चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फाइनल मोमेंटम मीन्स के अगर हम पी एफ से रिप्रेजेंट करें माइनस इनिशियल मोमेंटम मीन्स के व्हाट वाज द मोमेंटम बिफोर हिटिंग द नेल एंड व्हाट इज द मोमेंटम आफ्टर हिटिंग द नेल। ठीक है ना। अब अगर हम आफ्टर हिटिंग द नेल की बात करें तो अब आफ्टर हिटिंग द नेल जो है हैमर हेड स्टॉप हो रहा है, तो इसका मतलब है इसका जो फाइनल मोमेंटम वो तो हो गया 0। ठीक हो गया। अब अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो इनिशियल मोमेंटम जो है, अब देखें मोमेंटम का जो फार्मूला है अभी अभी हमने देखा है, तो इक्वल टू मास मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब मास इसका हैमर हेड का कितना है, दैट इज 0.15। इसी तरह स्पीड कितनी है, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें तो वी गेट एन आंसर 0 माइनस 1.2, 1/2। ठीक है ना। अगर हम मल्टीप्लाई करें, अब देखिए हमने फाइंड करना है डिफरेंस। अब डिफरेंस का मतलब ये होता है कि हमने इसके साथ नेगेटिव साइन मेंशन नहीं करना, मींस के वी डोंट हैव टू मेंशन कि वो इनिशियल मोमेंटम है या फाइनल। हमने जस्ट डिफरेंस बताना है कि इनिशियल से फाइनल तक होने में डिफरेंस कितना आ रहा है। तो डिफरेंस जो होगा दैट इज 1.2 किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। ये आ गया हमारा चेंज इन मोमेंटम। चलिए जी, अब बी पार्ट में मूव करते हैं। बी पार्ट सेइंग दैट स्टेट द इम्पल्स गिवन टू द नेल। इम्पल्स फाइंड करना है। अब देखिए अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि जो इम्पल्स होता है दैट इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। यही होता है ना बेटा। तो अगर चेंज इन मोमेंटम है तो चेंज इन मोमेंटम अभी हमने कैलकुलेट किया कि मोमेंटम इनिशियली इट वाज 1.2 किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड, फाइनल जो मोमेंटम है वो 0 हो रहा है। तो इसका मतलब है अगर हम इन दोनों का चेंज फाइंड करें तो वो भी हमारे पास वही आएगा जो मोमेंटम की वैल्यू है, तो दैट विल बी 1.2 न्यूटन सेकेंड। ठीक हो गया। ये हो गया हमारा इम्पल्स। अच्छा, इम्पल्स की जो वैल्यू होती है वो इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि वो मोमेंटम के इक्वल हो। ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर आपके पास जो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम है उनमें से अगर कोई एक मोमेंटम 0 होगा तो उस केस में आपका जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो जो आपके पास रेस्ट ऑफ द मोमेंट है उसके इक्वल होगा। लेकिन अगर दोनों नॉन जीरो वैल्यूज हैं तो इस केस के अंदर जो आपके इंपल्स की वैल्यू है वो मोमेंटम के इक्वल नहीं होगी, उन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगी। ठीक है ना। बट यहाँ पर बिकॉज हमारे पास एक मोमेंटम 0 है तो इस वजह से हमारा डिफरेंस भी वही होगा जो हमारा मोमेंटम की वैल्यू। ठीक हो गया। चलिए जी, अब सी पार्ट में मूव करते हैं। कैलकुलेट द एवरेज फोर्स बिटवीन द हैमर एंड द नेल। एवरेज फोर्स कैलकुलेट करनी है। अब यहां पर देखें एवरेज फोर्स के लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे, इंपल्स का फार्मूला जो प्रीवियसली हमने देखा था, दैट इज फोर्स
मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक हो गया। अगर हम इस फार्मूला से फोर्स को कैलकुलेट करना चाहें तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी, इम्पल्स डिवाइड बाय टाइम। तो इम्पल्स अभी अभी हमने फाइंड किया है, दैट इज 1.2 एंड टाइम कितने टाइम के लिए कांटेक्ट में, दैट इज 0.015 0.0015 सेकेंड्स। अब अगर हम इसको हम डिवाइड करें तो वी गेट एन आंसर 800 न्यूटन। ठीक है ना, ये फोर्स। अब आंसर तो आपका ठीक है, आपने फार्मूला भी ठीक है। अब हम थोड़ा इसको वेरीफाई कर लेते हैं, जो हमने डायनेमिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट स्टडी किया था फोर्स का, उससे कंपेयर करके थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं तो हमें क्लैरिटी हो जाएगी। कैसे क्लैरिटी होगी, देखिए डायनामिक्स के अंदर जो फोर्स का फार्मूला हमने स्टडी किया था, दैट वाज फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ऐसे ही था ना बेटा। अब मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा, मींस कि हम इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारी किसके इक्वल होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकिंग। ठीक हो गया बेटा। अब अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो आप देखिए मास की जो वैल्यू है हमारे पास, दैट इज 0.15, 0.15 ये हो गई मास की वैल्यू। इसी तरह अब अगर हम इनिशियल और फाइनल वैल्यूज वेलोसिटीज की वैल्यूज पुट करें तो फाइनल वेलोसिटी, बिकॉज वो तो हमारे पास जीरो हो जाएगी, ठीक है ना, बिकॉज हमारे स्टॉप हो रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी तो हो गई जीरो। इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया 8 डिवाइड बाय टाइम टेकन, टाइम कितना है 0.010015। ठीक हो गया। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा, अगेन आप माइनस साइन को यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, बिकॉज यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द फोर्स। ठीक है ना, आपने जस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब है हमने माइनस साइन को अगर हम इग्नोर कर दें तो वी कैन राइट इट एज 0.15 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 0.0015। ठीक हो गया। अब जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, यू कैन यूज योर कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से आप यूज करेंगे तो यू गेट द सेम आंसर, दैट इज 800 न्यूटन। ठीक है ना, ये जो प्रोसीजर है ये आपने यहाँ पे नहीं करना, ये जस्ट मैंने एक्सप्लेन करने के लिए किया है, बिकॉज आपके पास जो कॉन्सेप्ट फोर्स का प्रीवियसली हमने स्टडी किया था वो दिस वाज। अब मोमेंटम के अंदर चेंज होता था लेकिन वैल्यू आपके पास वही आएगी, आप किसी भी फॉर्मूला से आप फाइंड करें तो आपके पास सेम वैल्यू आनी चाहिए। ठीक हो गया, चलेंगे, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखिए क्वेश्चन 2 का मैंने जस्ट कुछ पार्ट इंक्लूड किए हुए, रीजन इज दैट इसके जो प्रीवियस पार्ट थे दे वर नॉट रिलेटेड टू द मोमेंटम, इस वजह से मैंने उनको यहाँ पर स्किप कर दिया। हम जस्ट जो मोमेंटम से रिलेटेड पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करें। ठीक है ना, चलें जी। क्वेश्चन है अ डिफरेंट मीन्स के इसका जो प्रीवियस पार्ट होगा उसमें दो ऑब्जेक्ट्स गिवन थे, दो कार्स गिवन थी, बट इससे जो प्रीवियस वाले पार्ट थे पार्ट ए एंड बी, उसका मोमेंटम से कोई कंसर्न नहीं था, दैट्स व्हाई हमने उसको स्किप कर दिया। Now part C is saying that a different car has a mass। आप इसको इस तरह से कंसीडर कर लें कि आप डिफरेंट वर्ड यहाँ से हटा दें, आप इसको कंसीडर करें a car has a mass 1500 kilograms। ठीक है ना, आप कंसीडर ये करें, आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, a car has a mass 1500 kilograms। It collides with the same wall of the energy wall and the energy is transferred during the collision is absorbed by the Crumpled zone। अगेन आप इसको सेम वर्ड को हटा दें तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इट कोलाइड्स विद अ वॉल एंड ऑल द एनर्जी ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द कोलिजन एब्सॉर्ब्ड बाय द क्रैम्पल जोन। अब पहले तो क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि क्रैम्पल जोन क्या चीज है। अब देखिए क्रैम्पल जोन क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्रैश जोन। ये सेफ्टी स्ट्रक्चरल फीचर होता है जो कि जिसका जो पर्पस होता है, मीन्स के जो मॉडर्न व्हीकल्स हैं उनमें ये मौजूद होता है। इसका जो पर्पस ये होता है कि इन केस ऑफ कोलिजन, जाहिर सी बात है जब कोलिजन होगी तो डेफिनेटली देयर विल बी अ लॉट ऑफ एनर्जी जो कि इसके ऊपर, इसका जो इम्पैक्ट होगा वो इस कार के ऊपर या जो भी व्हीकल है इसके ऊपर होगा। अब ये क्रैम्पल्ड जोन क्या करता है, उस इम्पैक्ट को जो कोलिजन के रिजल्ट में जनरेट होता है उस इम्पैक्ट को एब्सॉर्ब कर लेता है। यानी क्रैम्पल्ड जोन की एक लिमिट होती है, आप ये कह लें कि एक रेंज होती है एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की, तो उस अमाउंट तक की जो एनर्जी होती है जो जनरेट होती है इन केस ऑफ इन द रिजल्ट ऑफ कोलिजन, उस जो कोलिजन एनर्जी होती है उसको ये एब्सॉर्ब कर लेता है। उसके एब्सॉर्ब करने का जो एडवांटेज ये होता है कि वो एनर्जी जो है वो पैसेंजर कंपार्टमेंट तक ट्रैवल नहीं करती, जिससे जो पैसेंजर कंपार्टमेंट है वो काफी हद तक सेफ रहे, यानी पैसेंजर्स जो होते हैं वो काफी हद तक सेफ रहते हैं। लेकिन डेफिनेटली इस क्रैम्पल्ड जोन की भी एक लिमिट होती है, एनर्जी एब्सॉर्ब करने की एक कैपेसिटी होती है।
जब उस कैपेसिटी से वो जो मतलब डैमेज एनर्जी है, या आप ये कह लें कि जो क्रैश एनर्जी है, जो डिफॉर्मेशन के रिजल्ट में जो एनर्जी जनरेट हो रही है, अगर वो क्रैम्पल्ड जोन की जो मैक्सिमम एनर्जी उससे ज्यादा हो जाए, तो उसके बाद जो उसका इम्पैक्ट होता है वो होता है पैसेंजर कंपार्टमेंट पे। और इस इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम जो अदर सेफ्टी फीचर्स है, जस्ट लाइक सीट बेल्ट एंड जो एयरबैग्स होते हैं, वो यूज होते हैं, ठीक है ना। मीन्स के ये एडिशनल सेफ्टी फीचर्स होते हैं कि इन केस अगर ज्यादा एनर्जी जनरेट हो जाए क्रैम्पल्ड जोन से, तो जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है हमारे पैसेंजर कंपार्टमेंट में, उस एनर्जी को हम मिनिमाइज कर सकते हैं यूजिंग दीज सेफ्टी मेजर्स। ठीक हो गया, ये हो गया क्रैम्पल्ड। अब दोबारा हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब क्वेश्चन अगेन हम अब देखिए, क्वेश्चन हमने रीड कर लिया। अब फर्स्ट पार्ट इसका क्या है? The energy absorbed by the Knappel zone is 4.3 into 5 10 power 5 joule। यानी वो एनर्जी है जो कि Knappel zone absorb करता है। Show that the speed of the car before the collision is 24 मीटर पर सेकंड। यानी ये कह रहा है कि इस कोलिजन के अंदर जितनी भी एनर्जी थी वो Knappel zone ने एब्सॉर्ब कर ली, ठीक है ना। और वो एनर्जी कितनी है? 4.3 इंटू 10 पावर 5 जूल्स, ठीक है ना। अब आपने बताना ये कि इस केस के अंदर जो कार की स्पीड है वो 24 मीटर पर सेकंड है। अब क्वेश्चन ये कि इस स्पीड का क्रैम्पल्ड जोन की एनर्जी से क्या कनेक्शन है। अब आप देखें, अगर हम एनर्जी की बात करें तो डेफिनेटली इन दिस केस जब कार मूव कर रही होगी तो ये एनर्जी हमारी होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना बेटा। और काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी को हम ई के से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 1/2 mv²। यही फार्मूला होता है ना बेटा। तो इसका मतलब है अगर कार की स्पीड चेंज होगी, कार की स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होगी, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो इस एनर्जी के ऊपर पे, जो कार के अंदर एनर्जी जनरेट होगी। तो अगर वो एनर्जी जो कार के अंदर जनरेट हो रही है वो इस क्रैम्पल्ड जोन से मीन्स के इसके इक्वल भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो हमने यहाँ पर ये मतलब प्रूव करना है, वेरीफाई करना है, आप ये कह लें कि चेक करना है कि इस केस के अंदर जो एनर्जी हमारी है दैट इज 24 मीटर्स पर सेकंड। नहीं, क्रैम्पल्ड जोन की एनर्जी है, और जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो भी इतनी हो रही है जितनी क्रैम्पल्ड जोन की एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी जो कार के अंदर जनरेट हो रही है वो भी ये वाली है। तो इस केस में स्पीड आनी चाहिए 24 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो इस फार्मूला को हम यूज कर लेते हैं। अब देखिए ना, ई के हमारा जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है दैट इज 1/2 mv²। ठीक हो गया बेटा। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। एनर्जी की जो वैल्यू है वो हमारी है 4.3 इंटू 10 पावर 5 जूल। आप कैलकुलेटर साथ साथ रखते जाए और कैलकुलेशन आप खुद से करते जाए ताकि आपको क्लियर होता जाए आंसर्स, ठीक है ना। 1/2 मास इज 1500 किलोग्राम्स, और स्पीड v² ये हमने कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 750, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 750 p²। अब हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो v की फाइंड करनी है, तो पहले हम v² फाइंड कर लेते हैं, फिर v की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया। अब देखें v² किसके इक्वल हो जाएगा? 4.3 इंटू 10 पावर 5 डिवाइड बाय 750। ठीक हो गया। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा, आप खुद से भी कैलकुलेट कर लें, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, आप खुद से कैलकुलेट कर लें। जो आंसर आ रहा है दैट इज 573.33। ठीक हो गया। बट हमने जो फाइंड करनी है वो वैल्यू v की फाइंड करनी है, तो v की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? जो भी हमारा आंसर है इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी 573.33 का हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट जब हम ले रहे हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज 23.94, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। ये चीज हमें प्रूव करनी थी। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट सेज दैट सजेस्ट what would happen to the car if it is traveling faster than 24 मीटर पर सेकेंड when it hits the wall। ये कह रहा है कि अगर कार की स्पीड 24 मीटर से फास्टर होती तो क्या होता। देखिए, अभी अभी हमने कहा है कि अगर उस कार की जो एनर्जी है अगर क्रैम्पल्ड जोन के इक्वल होगी या उससे कम होगी, तो जितनी एनर्जी क्रैश के अंदर जनरेट होती है वो क्रैम्पल्ड जोन उसको एब्सॉर्ब कर लेगा। लेकिन इन केस अगर जनरेटेड एनर्जी क्रैम्पल्ड जोन की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उससे ज्यादा हो जाए, तो उस केस के अंदर जो रिमेनिंग एनर्जी होगी दैट विल बी ट्रांसफर टू द
पैसेंजर कंपार्टमेंट, ठीक है ना। मीन्स कि अगर 4.3 इंटू 10 पावर 5 जूल्स ये एनर्जी कब आ रही है, व्हेन कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 24 मीटर पर सेकंड। अब अगर स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब है कार की जो जनरेटेड एनर्जी है वो 4.3 इंटू 10 पावर 5 जूल से ज्यादा हो जाएगी। तो ज्यादा होने का मतलब है जो 4.3 इंटू 10 पावर 5 जूल है ये एनर्जी तो करंट जोन एब्सॉर्ब कर लेगा। रेस्ट ऑफ द एनर्जी कहाँ जाएगी, वो जाएगी पैसेंजर कंपार्टमेंट में, जिससे हमारे जो पैसेंजर्स हैं उनको इंजरीज के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। जिसको मीन्स के मिनिमाइज करने के लिए हम जो अदर सेफ्टी फीचर्स हैं जिस तरह से सीट बेल्ट है या फिर एयरबैग्स वो यूज करें। ठीक हो गया। चलें जी, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 क्या कह रहे हैं, फिगर 2.1 shows a dummy of mass 70 kilograms used in a crash test to investigate the safety of a new car। एक सेफ्टी का न्यू कार की सेफ्टी को मेजर किया जा रहा है जिसके लिए एक डमी यूज की जा रही है, ठीक है ना। उस डमी का जो मास है दैट इज 70 kilograms। द कार अप्रोचेस अ सॉलिड बैरियर एट 20 मीटर पर सेकेंड। इट क्रैशेस इनटू द बैरियर एंड स्टॉप सडनली। बैरियर से टकराती है, स्टॉप हो जाती है। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द डमी इमीडिएटली बिफोर द क्रैश। डमी का मोमेंटम कैलकुलेट करना है क्रैश से पहले, बिफोर द क्रैश, ठीक है ना। क्यों, देखें, अगर कार बैरियर से टकराने के बाद स्टॉप हो जाती है तो स्टॉप होने का मतलब ये होगा इसका मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। बिकॉज मोमेंटम देखें किसके इक्वल होता है, मास मल्टीप्लाई बाय स्पीड। जब स्पीड जीरो हो जाएगी तो डेफिनेटली मोमेंटम भी आपका आ जाएगा जीरो। तो फाइनल मोमेंटम या टकराने के बाद जो है, क्रैश के बाद, वो तो जीरो हो जाएगा मोमेंटम। बिफोर कोलिजन जो आपने मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो सिंपली मोमेंटम का जो फार्मूला है P इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय स्पीड। तो मास कितना है कार का, डमी का, सॉरी, दैट इज 70, और जिस स्पीड के साथ मूव करिए दैट इज 20। तो आपके पास आ जाएगा मोमेंटम जो है 1400 किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। चलें जी, अब इसका सेकंड पार्ट है, डिटरमाइन द इम्पल्स दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द डमी टू ब्रिंग द रेंज। इम्पल्स कैलकुलेट करना है, तो देखें इम्पल्स जो होगा वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो अगर हम इसको पी एफ माइनस पी आई से रिप्रेजेंट करें तो देखें जब कार स्टॉप हो जाती है आफ्टर क्रैश तो फाइनल मोमेंटम तो जीरो हो गया। इनिशियल मोमेंटम जो बिफोर कोलिशन था डमी का दैट वाज 1400 किलोग्राम्स मीटर पर सेकंड। तो अब इन दोनों का हम डिफरेंस कैलकुलेट करें, जिस तरह प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंस के अंदर हम जस्ट डिफरेंस लिखते हैं, माइनस से प्लस मेंशन नहीं करते। तो अगेन हमारे पास सिंपल्स आ जाएगा 1400 न्यूटन सेकंड, ठीक है ना। ये बात पहले भी क्वेश्चन के अंदर भी मैंने बताई थी। अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये जरूरी नहीं होता कि इम्पल्स आपके मोमेंटम के इक्वल हो, ये उस केस में इक्वल होगा व्हेन आउट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम कोई एक मोमेंटम आपका जीरो होगा, ठीक है ना। उस केस में आपका जो इम्पल्स है वो मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर फाइनल और इनिशियल मोमेंटम दोनों नॉन जीरो है तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द इम्पल्स ऑफ इम्पल्स इन दैट पर्टिकुलर केस। ठीक हो गया। चले जी, बी पार्ट है इसका। B part saying that in the crash test, the passenger compartment comes to the rest in 0.20 seconds. Calculate the deceleration of passenger compartment. आपने passenger compartment की deceleration calculate करनी है। अब आप देखें deceleration के लिए हमारे पास force का जब फार्मूला है that is mass multiply by acceleration, या आप इसको mass multiply by deceleration भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब deceleration आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, deceleration के लिए सिंपली हम इसी फार्मूला को सॉरी, अब यहाँ पर फोर्स तो हमें गिवन नहीं है, इसका मतलब है डायरेक्टली हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज मास तो हमें गिवन है, फोर्स गिवन है। चले, देयर इज अनदर फार्मूला फॉर द डिसेलेरेशन या एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक, ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर आप मैं आपको बताता हूँ ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम इससे कैलकुलेट करते हैं फिर मैं या इधर आता हूँ। ठीक हो गया। अब देखें डिसेलेरेशन किसके इक्वल हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी जिससे कार मूव कर रही थी, दैट वाज 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, प्रीवियसली हमने देखा था। टाइम कितना हो रहा है, दैट इज 0.20 सेकंड्स। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.20, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी -100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट अगेन यू डोंट हैव टू मेंशन द माइनस साइन। क्यों माइनस साइन आपने नहीं लिखनी, बिकॉज इट इज ऑलरेडी सेइंग दैट यू हैव टू कैलकुलेट द डिसेलेरेशन, और डिसेलेरेशन का मतलब ही होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है ना। इसका मतलब है ये ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया कि ये जो भी एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इस वजह से जस्ट हमने इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमें मेंशन करना है 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
हमने डिसिलेशन को नेगेटिव साइन के साथ नहीं लिखा। ठीक हो गया। अगर क्वेश्चन के अंदर ये लिखा होता एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करें, तो फिर हम मेंशन करते माइनस साइन के साथ, सो दैट इट क्लियर हो जाता कि दिस इज नॉट एक्सेलेरेशन बट एक्चुअली दिस इज डिसिलेशन। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, तो अब आप माइनस साइन के साथ नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया। चलिए, अब ये इसकी मैं बात कर रहा था कि आपको फोर्स नहीं गिवन, बट यू कैन कैलकुलेट द फोर्स फ्रॉम द फार्मूला ऑफ इम्पल्स। ठीक है ना। कैसे? देखिए, इम्पल्स किसके इक्वल होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? इम्पल्स डिवाइड बाय टाइम। इम्पल्स है 1400 और टाइम की जो वैल्यू है दैट इज 0.20। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1400 को, आपके पास आ जाएगी फोर्स की वैल्यू। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। फोर्स की जो भी वैल्यू आ जाएगी, फिर आप इस फार्मूला पे पुट करके एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय मास से आप एक्सेलरेशन या डिसिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। चलें जी। अच्छा, अभी इसका नेक्स्ट पार्ट है, the seat belt and the airbag bring the dummy to the rest so that it does not hit the windscreen. The dummy has an average deceleration 80 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखें, अब यही बात कह रहा है कि सीट बेल्ट और जो एयर बैग्स हैं, उनका पर्पस ये होता है कि इन केस ऑफ क्रैश, ये जो है डमी को, या जो भी आप डमी कंसीडर कर लें या डमी की जगह ड्राइवर होगा, उससे उसको विंड स्क्रीन से टकराने से रोकते हैं। बिकॉज होता ये है कि जब भी कोई क्रैश होता है, तो क्रैश के अंदर जो इनर्शिया होती है, ठीक है ना, इनर्शिया की वजह से क्या होता है, जो भी आपकी बॉडी है वो फॉरवर्ड पुल हो जाती है। ठीक है ना। फॉरवर्ड पुल होने का जो इम्पैक्ट ये होता है कि आपकी जो मतलब आपकी बॉडी वो डैमेज हो सकती है, इंजरीज आ सकती हैं। तो उससे बचाने के लिए जो आपके पास सीट बेल्ट या फिर एयर बैग्स होते हैं। ठीक हो गया। अब ये कह रहे हैं कि डमी की जो डिसेलेरेशन है वो कितनी है? 80 मीटर्स पर सेकेंड। अब आपने बताना है कैलकुलेट द एवरेज रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड टू द डमी ऑफ मास 17। अगर डमी की एक्सेलेरेशन 80 मीटर पर सेकेंड है, तो आपने ये बताना है कि रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी। तो देखें, रिजल्टेंट फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी? मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलेरेशन या मास मल्टीप्लाई बाय डिसेलेरेशन। तो मास हमारे पास 70 है और डिसेलेरेशन हमारी 80 आ रही है, तो हमारे पास फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 56,000 न्यूटन। अब एक चीज आप नोट करें, प्रीवियसली जो हमने डिसेलेरेशन कैलकुलेट की थी, मीन्स के जो पैसेंजर कंपार्टमेंट है उसकी जो डिसेलेरेशन थी वो कितनी थी? 100 मीटर पर सेकेंड इसमें। और डमी की जो डिसेलेरेशन है वो है 80 मीटर पर सेकेंड। मतलब डमी की जो डिसेलेरेशन है वो लिटिल बिट स्लो होगी या कम होगी एज कम्पेयर टू द पैसेंजर कंपार्टमेंट। अब आगे यही आपसे बात कर रहा है, the deceleration of the dummy is less than the deceleration of the compartment, passenger compartment. Explain why this is of benefit for the safety of the passenger. ऐसा क्यों है कि जो अगर डमी की जो एक्सेलेरेशन है, या आप जो कंसीडर कर लें जो ड्राइवर की एक्सेलेरेशन है, वो अगर पैसेंजर कंपार्टमेंट से कम होगी, तो उस केस के अंदर ये आपके पास एक एडवांटेज है। तो आपने बताना ये एडवांटेज क्यों है, इसका क्या एडवांटेज होगा। ठीक है ना। अब आप देखिए, एक चीज आप नोट करें कि इस डिसिलरेशन का जो इम्पैक्ट क्या होता है। तो देखें, जो इम्पल्स होता है प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था, तो इम्पल्स का जो मतलब ही यही होता है कि इन केस ऑफ क्रैश, इन केस ऑफ डैमेज, इन केस ऑफ कोलिजन, इम्पल्स जो ये डिटरमिन करता है कि उस कोलिजन का जो इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर वो कितना होगा। इम्पल्स का मतलब होता है कि उस मोमेंटम को चेंज होने में कितना टाइम लगा है। ठीक है ना। जितना स्लोली वो मोमेंटम चेंज होगा, उतना ही उसका जो इम्पैक्ट है वो कम होगा। तो अब जाहिर सी बात है, जब डिसिलेरेशन ज्यादा है, इन केस इस केस के अंदर 100 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये होगा कि जो पैसेंजर कंपार्टमेंट है वो क्विकली स्टॉप हो रहा है। ठीक है ना। डिसिलेशन ज्यादा होने का मतलब है कि वो जल्दी स्टॉप हो जाएगा। तो जल्दी स्टॉप होगा तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द पैसेंजर, सॉरी डमी या ड्राइवर। उसकी जो डिसिलेशन है वो 80 मीटर पर सेकेंड है, मतलब वो स्लोली अपने मोमेंटम को चेंज कर रहा है, अपनी स्पीड को जितनी भी स्पीड के साथ वो प्रीवियसली मूव कर रहा था,
उस स्पीड से जीरो में होने में वो स्लोली मूव कर रहा है, स्लोली उस स्पीड को चेंज कर रहा है, जीरो तक लेकर आ रहा है। तो जितना वो स्लोली उस स्पीड को चेंज करेगा, मीन्स कि अपनी जो स्टेट है उसको चेंज करेगा फ्रॉम द मोशन टू द रेस्ट, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो उतना ही कम हो जाएगा। इसको आप रियल लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर आपको कहीं ब्रेक अप्लाई करना है, अगर आप सडन ब्रेक अप्लाई करते हैं तो देयर आर द चांसेस ऑफ द डैमेज, देयर आर द चांसेस ऑफ द कोलिजन, ठीक है ना। लेकिन अगर आप स्लोली ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आप सेफली अपनी जो आपके पास जो भी व्हीकल है आप उसको सेफली स्टॉप करवा देते हैं, ठीक है, उससे डैमेज के चांसेस बहुत ही मिनिमाइज हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि सिंपली इसका जो एडवांटेज ये होगा कि जितनी डिसिलेशन कम होगी डमी की या ड्राइवर की, उससे ये होगा कि आपके जो इंजरी के चांसेस हैं वो कम से कम हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे ना। क्वेश्चन 4 says that figure 2.1 shows two trucks on a track। दो ट्रक्स हैं, दे आर ऑन अ ट्रैक, ठीक है ना। ट्रक ऑफ ट्रक ए ऑफ मास 6000 इज मूविंग एट एन स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रक ए है जिसका मास 6000 है एंड इट इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या है, इट इज अप्रोचिंग ट्रक बी ऑफ मास 5000 किलोग्राम। एक ट्रक बी है जिसका मास 5000 किलोग्राम है, विच इज स्टेशनरी। ये जो ट्रक है ये स्टेशनरी है, रेस में। अब देखिए दोनों ट्रक्स के दोनों साइड्स पे, मीन्स के फ्रंट और बैक पे ये बफर लगे हुए हैं। इन बफर्स का काम ये होता है कि जब ये ट्रक्स आपस में कोलाइड करती हैं, आप इसको कंसीडर कर लें जिस तरह से रेलवे रेल के जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो जब वो आपस में कनेक्ट होते हैं तो डेफिनेटली उनके दरमियान एक कोलिजन प्रोड्यूस होता है। तो उस कोलिजन के इम्पैक्ट को कम से कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए जो है ये बफर लगे होते हैं। ये क्या करते हैं, उस कोलिजन की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब, जिस तरह से हमने प्रीवियसली क्रैम्पल जोन देखा था, तो यहाँ पर ये जो बफर लगे होते हैं इनका काम ये होता है कि कोलिजन के अंदर जो एनर्जी जनरेट होती है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उससे होता है कि कोलिजन का जो इम्पैक्ट है वो पैसेंजर कंपार्टमेंट तक नहीं ट्रांसफर होता, ठीक हो गया। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ट्रक ए का मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो अब आप देखें, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मोमेंटम के लिए सिंपली आपने क्या करना होता है, मास को आपने स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो आपके पास आ जाएगा आंसर। मैं आपको डायरेक्टली लिख रहा हूँ आंसर, ठीक है ना, आप उससे कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो दैट इज 30,000 किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड। चले जी, अब इसका बी पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। द ट्रक्स कोलाइड, देयर बफर्स कंप्रेस एंड देन दे बाउंस ऑफ। ट्रक्स आपस में कोलाइड होती हैं, उनके बफर कंप्रेस होते हैं और उसके बाउंस ऑफ यानी कंप्रेस होने के बाद दोबारा वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, रिमेनिंग अनचेंज, जो ट्रक्स जो होंगी वो अनचेंज होगी, बिकॉज अभी अभी मैंने बताया बफर्स का जो काम ही होता है कि जो कोलिजन एनर्जी उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आफ्टर द कोलिजन ट्रक बी हैज एन मोमेंटम ऑफ 27,000 किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड। प्रीवियसली इट वाज स्टेशनरी, रेस में थी, तो उसका मोमेंटम जीरो होगा। जब कोलिजन हुआ तो डेफिनेटली ट्रक बी जो है उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया। जब उसने मूव किया तो उस मोमेंट के रिजल्ट में जो मोमेंटम जनरेट हुआ that was 27,000 kilograms meter per second। अब ये कि determine the impulse applied to the truck B। ट्रक बी पे कितना इंपल्स हो रहा है, अब देखिए अगेन इंपल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है। चेंज इन मोमेंटम का मतलब है इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम अगर इसका जीरो है तो डेफिनेटली उनका जो डिफरेंस होगा दैट विल आल्सो बी 27,000 न्यूटन सेकेंड। ये हो गया इसका फाइनल इम्पल्स, ठीक हो गया। चलें जी, सेकेंड पार्ट है इसका, द ट्रक्स आर इन कॉन्टेक्ट फॉर 0.60 सेकेंड्स, ठीक है ना। कैलकुलेट द एवरेज फोर्स ऑन ट्रक बी। ट्रक बी के ऊपर एवरेज फोर्स कितनी है, तो देखें एवरेज फोर्स के लिए सिंपली फोर्स इक्वल टू सॉरी इम्पल्स इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो अगर आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है तो फोर्स विल बी इम्पल्स डिवाइड बाय टाइम। तो इम्पल्स इज 27,000 एंड टाइम इज 0.60। तो आपके पास जो टोटल फोर्स आ जाएगी दैट विल बी 45,000 न्यूटन, ठीक है। चलें जी, अब थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। थर्ड पार्ट इज दैट कैलकुलेट द फाइनल स्पीड ऑफ ट्रक है।
आपने फाइनल स्पीड कैलकुलेट करनी है ट्रक ए की। आप देखिए ना, ट्रक ए इनिशियली इट वाज मूविंग विद एन स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। जब कोलिजन होगा तो कोलिजन के रिजल्ट में डेफिनेटली इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। अब कितनी चेंज हो रही है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए अब हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द टोटल फाइनल मोमेंटम। अब पहले हम बात कर लेते हैं टोटल इनिशियल मोमेंटम की। अब टोटल इनिशियल मोमेंटम इसके इनिशियल मोमेंटम ऑफ ट्रक ए प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ट्रक बी। अब ट्रक ए का जो इनिशियल मोमेंटम था दैट वाज, वो अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट वाज 30,000। ठीक हो गया। ट्रक बी का जो इनिशियल मोमेंटम है, अब देखिए ट्रक बी वॉज स्टेशनरी, रेस्ट में थी, तो डेफिनेटली उसका जो मोमेंटम होगा वो जीरो होगा। तो ये हो गया टोटल इनिशियल मोमेंटम। इसी तरह अगर टोटल फाइनल मोमेंटम की बात करें तो ट्रक ए का जो फाइनल मोमेंटम है, अब उसका अभी तक हमें नहीं पता कि व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ ट्रक ए, लेकिन यह हमें पता है कि फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए हमने मास को मल्टीप्लाई करना है फाइनल स्पीड के साथ। अब फाइनल स्पीड वही स्पीड जो हमने कैलकुलेट करनी है, अब उसको हम v से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यानी अगर हम एक ट्रक ए के फाइनल मोमेंटम की बात करें, दैट विल बी 6,000 जो कि मास ऑफ ट्रक ए है, मल्टीप्लाई बाय फाइनल स्पीड जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ ट्रक बी, तो ट्रक बी का फाइनल मोमेंटम अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है 27,000, तो ये आ जाएगा आपके पास 27,000। ठीक हो गया। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, हमने v कैलकुलेट करना है, तो दैट विल बी 30,000 और ये 27,000 इधर आके माइनस हो जाएगा, 27,000 इक्वल टू 6,000 v। अब अगर हम v को कैलकुलेट करें तो v विल बिकम, यहां से हमारे पास आ जाएगी 3,000 और डिवाइड बाय 6,000। जब 3,000 को हम 6,000 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट एन आंसर 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। ये हो गई ट्रक, अच्छा, ए की स्पीड आफ्टर कोलिजन। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, एक एडिशनल चीज है कि समटाइम्स आपको ये कंफ्यूजन होती है कि जो आंसर आपने कैलकुलेट किया है वो आंसर ठीक है या नहीं है, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। अब उसको वेरीफाई करने का तरीका ये कि हमारे पास देखिए ये लॉ अवेलेबल है। लॉ क्या कहता है? टोटल इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो सिंपली जो आपके पास आंसर है, आप इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को चेक कर लें क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब देखें, अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो टोटल इनिशियल मोमेंटम हमारे पास हो गया 30,000 प्लस जीरो, यानी टोटल इनिशियल मोमेंटम तो हमारा 30,000 ही आएगा। अगर हम फाइनल मोमेंटम की बात करें तो फाइनल मोमेंटम ऑफ ट्रक बी, बी का तो हमें पता है, यानी ट्रक बी का जो फाइनल मोमेंटम है ये तो हमें पता है 27,000, लेकिन ट्रक ए का नहीं पता। अब ट्रक ए का फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोमेंटम किसके इक्वल होता है? मास मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए मास है इसका 6,000, स्पीड अभी हमने कैलकुलेट की है ट्रक ए की आफ्टर कोलिजन, दैट इज 0.5। तो 0.5 को जब आप 6,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 3,000। ऐसे ही ना बेटा? अब आप देखें 30,000, इधर आप देखें 3,000 प्लस 27,000, तो ये भी आपका आ गया 37,000। इसका मतलब है आपने जो आंसर कैलकुलेट किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट, करेक्ट। ठीक हो गया। चलें जी, अब हम मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज दैट फिगर 2.1 shows two cars A and B before they collide। कोलिजन से पहले आपको दो गिवन है। कार ए है, इसका जो मास हमें नहीं, सॉरी मास भी गिवन है, ठीक है ना। कार ए का जो मास है 2,000 है और कार बी का जो मास है वो है 1,200 किलोग्राम्स। कार ए मूविंग विद एन स्पीड ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड, जबकि कार बी जो है वो रेस्ट में स्टेशन है। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ कार ए। तो नाउ आई थिंक यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट इट। ठीक है, दोनों को मास और स्पीड को मल्टीप्लाई करना है तो मोमेंटम, ठीक है ना, 36,000 किलोग्राम्स मीटर। अब इसका बी पार्ट है, द कार्स कोलाइड एंड कैन एक्सपीरियंस एन इम्पल्स। जब कार कोलिजन होगा तो इम्पल्स एक्सपीरियंस करेंगे बिकॉज उनके मोमेंटम्स में चेंज आएगा, तो इम्पल्स एक्सपीरियंस करेंगे। कार ए कंटिन्यूज टू मूव इन द सेम डायरेक्शन विद एन मोमेंटम ऑफ 21,000 किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड। नहीं, जब कोलिजन होता है दोनों, तो ये कार बी थी, प्रीवियसली इट वाज एट रेस्ट, कार ए मूविंग विद सम स्पीड। अब जब कोलिजन होता है तो कोलिजन के रिजल्ट में कार ए का, यानी कार ए का जो कोलिजन है, मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन, दैट इज 21,000 किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना।
क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ बी इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन। बी का मोमेंटम कैलकुलेट करना है इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना। अब कैसे फाइंड करेंगे? अगेन वी विल बी यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। टोटल इनिशियल मोमेंटम, अब टोटल इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो कार ए का जो मोमेंटम है अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट वाज 36,000, ठीक हो गया, किलोग्राम्स मीटर पर सेकंड। इसी तरह पी इनिशियली इट वाज एट रेस्ट स्टेशनरी थी, तो इसका मोमेंटम क्या, 0। अब फाइनल मोमेंटम्स की बात करें तो कार ए का फाइनल मोमेंटम हमें गिवन है, कितना गिवन है? 21,000, ठीक है ना। कार बी का मोमेंटम हमने फाइंड करना है। अब प्रीवियस क्वेश्चन में हमने स्पीड फाइंड करनी थी, अब यहाँ पे डायरेक्टली हमें मोमेंटम फाइंड करना है, तो लेट से मैं इसको पी बी से रिप्रेजेंट करना जो कि हमने कैलकुलेट करना है। तो सिंपली जो कार बी का जो मोमेंटम होगा पी बी सॉरी दैट विल बी 36,000 माइनस 21,000, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 15,000 किलोग्राम्स मीटर पर सेकंड। ये हो गया कार बी का फाइनल मोमेंट। अब आप इसको अगेन वेरीफाई कर सकते हैं सिंपली, ये 36,000 है, 21,000 में 15,000 आप ऐड करें तो अगेन आपको 36,000 मिल जाएगा। ये आपका लॉ वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट है इसका, डिटरमाइन द एवरेज इम्पल्स एक्सपीरियंस्ड बाय कार बी ड्यूरिंग द कोलिजन। इम्पल्स आपने फाइंड करना है कार बी का ड्यूरिंग कोलिजन। अगेन इम्पल्स किसके इक्वल होता है? चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कार का जो फाइनल इनिशियल कार बी का जो इनिशियल मोमेंटम था वो 0 था, कार का जो बी का जो फाइनल मोमेंटम है वो हमारे पास आ रहा है 15,000, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल आल्सो बी 15,000 न्यूटन सेकंड। तो ये आ गया कार बी का इम्पल्स। चलिए जी, अब इसका थर्ड पार्ट है, द कार्स आर इन कॉन्टेक्ट फॉर हाउ मच टाइम? 0.20 सेकेंड्स। कैलकुलेट द एवरेज रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कार ड्यूरिंग द कोलिजन। आपने फाइंड करनी है एवरेज रिजल्टेंट फोर्स। अब देखें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए आप इम्पल्स का फार्मूला यूज कर सकते हैं, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो फोर्स आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी? इम्पल्स डिवाइड बाय टाइम। इम्पल्स जो कार बी का था दैट वाज हाउ मच? 15,000, ठीक है ना, प्रीवियस में पार्ट में हमने कैलकुलेट किया है, और टाइम इन कांटेक्ट है 0.20। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट एन आंसर 75,000 न्यूटन, ठीक हो गया। चलें जी, अब मूव करते हैं इसके पार्ट सी पे। A modern car is designed so that during the collision, the front section of the car is crashed and the time of the contact increases. अब ये वही बात कर रहा है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्रैम्पल जोन की बात की थी, कि जो मॉडर्न कार है उनमें क्रैम्पल जोन एज अ सेफ्टी मेजर आपके पास इंस्टॉल किया जाता है, जिसका पर्पस ये होता है कि इन केस ऑफ क्रैश, जो क्रैश एनर्जी है, जो डिफॉर्मेशन एनर्जी है, वो क्रैम्पल जोन उसको एब्सॉर्ब कर लेता है, और वो एनर्जी जो पैसेंजर कंपार्टमेंट है वहां तक ट्रांसफर होने से वो मतलब ट्रांसफर होने नहीं देता, जिससे ये कि आपका जो पैसेंजर कंपार्टमेंट है वो सेफ रहता है, ठीक है ना। एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ इंक्रीजिंग द टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर द पीपल इन कार। अगेन यही है कि अगर जो मोमेंटम को चेंज होने में जितना टाइम लग रहा है उस टाइम के इंक्रीज होने का एडवांटेज क्या है। अब ये देखें, ये प्रीवियसली भी मैंने आपको बताया था कि जितना मोमेंटम चेंज होने में टाइम लेता है उसका जो इम्पैक्ट है वो उतना मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है ना। जितना वो क्विकली रैपिडली चेंज होगा उसका इम्पैक्ट उतना ज्यादा होगा, जितना वो स्लोली चेंज होगा तो उसका इम्पैक्ट उतना कम हो जाएगा। सिंपली आप इसको अपने वर्ड्स में किसी तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये मेरे वर्ड्स हैं, नॉट नेसेसरी कि आप यही वर्ड्स लिखें, आप अपने वर्ड्स में इसको किस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक हो गया। चलेंगे, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, अ फुटबॉलर किक्स अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है ना। एक बॉल है जिसको वर्टिकली अपवर्ड किक कर रहा है। इनिशियली द बॉल इज स्टेशनरी, डेफिनेटली किक होने से पहले वो रेस्ट में था, स्टेशनरी है। हिज बूट इज इन कॉन्टेक्ट विद द बॉल फॉर 0.05 seconds. The average resultant force on the ball during that time is 180 Newton, ठीक है ना। The ball leaves the foot at speed of 20 मीटर पर सेकेंड, यानी बॉल जब जो रेस्ट में था, जब उसके ऊपर फुट से 180 न्यूटन की फोर्स लगती है तो बॉल हैज स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। आपने क्या करना है, द इम्पल्स ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, इम्पल्स कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इम्पल्स किसके इक्वल होता है? इम्पल्स इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम।
तो फोर्स हमारे पास कितनी आ रही है 180 न्यूटन, मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम इज हाउ मच 0.050। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट एन आंसर 9 न्यूटन। ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे प्रीवियसली तो हम इम्पल्स फाइंड कर रहे थे यूजिंग चेंज इन मोमेंटम, तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं करे? तो इसलिए हम नहीं करे कि वी आर नॉट गिवन द मास ऑफ द बॉल। ठीक है ना। अगर हमें मास गिवन होता तो उसकी जो इनिशियल मोमेंटम तो डेफिनेटली जीरो हो जाता, फाइनल मोमेंटम हम मास को 20 से मल्टीप्लाई करते, फाइनल मोमेंटम आ जाता, फिर उन दोनों का जो डिफरेंस होता वो इम्पल्स होता। बट राइट नाउ वी आर नॉट गिवन द मास, जिसकी वजह से हमें फोर्स गिवन है, उसके ऑल्टरनेट पे हमें फोर्स गिवन है। तो हम अगेन, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये बताया था कि नॉट नेसेसरी कि आप एक ही फार्मूला यूज करें, आप डिफरेंट फार्मूला यूज कर सकते हैं, बट आपका आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है ना। आंसर आपका सेम होगा, आप किसी भी मेथड से आप सॉल्व करें। ठीक हो गया। चलें जी, सेकंड पार्ट है द मास ऑफ द बॉल। अब इसमें हमने मास को कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। अब मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखें, इम्पल्स जो होता है वो हमारा होता है किसके इक्वल? चेंज इन मोमेंटम के इक्वल। ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मींस के पी एफ, हम फाइनल मोमेंटम रिप्रेजेंट कर लेते हैं पी आई। ठीक हो गया। अब ये जो है पी एफ और पी आई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इम्पल्स जो है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम वी यानी फाइनल मोमेंटम माइनस एम यू इनिशियल मोमेंटम। ठीक हो गया। अब अगर हम इस पूरी दोनों में से एम को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वी माइनस यू। ठीक हो गया। अब हमने v माइनस यूनी इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है बॉल की वो है 0, बिकॉज बॉल इनिशियली रेस्ट में था। तो इसका मतलब है अब ये जो इम्पल्स किसके इक्वल हो जाएगा? m मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी। ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने फाइंड करनी है मास की वैल्यू, तो मास किसके इक्वल हो जाएगा? इम्पल्स डिवाइड बाय फाइनल वेलोसिटी। ठीक है ना। अब इम्पल्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 9 न्यूटन सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। जब 9 को 20 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट एन आंसर 0.45 किलोग्राम्स। ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास मास। चलें जी, सेकंड थर्ड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। द हाइट ऑफ टू विच द बॉल राइजेस, इग्नोर द एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें, तो आपने बताना है कितनी हाइट तक बॉल जाएगा। अब इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। देर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आउट ऑफ 3 हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हम यूज कर रहे होंगे। वो इक्वेशन हमारे पास क्या है? 2gh इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसमें 2 तो कांस्टेंट है, g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये बात आप ध्यान में रखें, जब एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर देते हैं तो उस केस के अंदर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इक्वल होती है ग्रेविटेशनल जो पुल होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ होती है 10 न्यूटन पर किलोग्राम। तो अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें, ये कॉन्सेप्ट भी मैंने जब हमने मोशन अंडर ग्रेविटी वाले टॉपिक में ये मैंने एक्सप्लेन डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो यू कैन गो टू द टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी, वहां पर मैंने कंप्लीटली डिटेल में किया हुआ है कि कहाँ पर आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इक्वल होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। ठीक है ना बेटा। तो इस केस के अंदर भी आपके पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बेसिकली ये वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन हम उसको सिंप्लिसिटी के लिए राउंड ऑफ करके 10 लेते हैं, और सीआई स्टैंडर्ड में मोस्ट ऑफ द टाइम हम 10 ही कंसीडर करते हैं। ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कहीं पे ये 9.8 मेंशन होती है तो हम बाय वी आर टेकिंग 10। ठीक है, 10 हम इसको सिंप्लीफाई करें, यानी सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम 10 ले लेते हैं। ठीक है ना। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी 2g की वैल्यू हमारे पास 10 हो गई, h हमने कैलकुलेट करना है, फाइनल वेलोसिटी दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 का हमने लेना है स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 है तो 0 का स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, नो नीड टू मेंशन। अब ये हमारे पास आ जाएगा 20h, और 20 का जो स्क्वायर जो हमारे पास आ गया 400 आ गया। तो h हमने कैलकुलेट करना है, तो h इज 400 डिवाइड बाय 20, तो हमारे पास आ जाएगी 20 मीटर हाइट। ठीक हो गया। चलें जी, अब इसका लास्ट पार्ट है, while the boot is in contact with the ball has no longer spherical। ये कह रहे अब देखें ना, प्रीवियसली बॉल जो था बॉल स्फेरिकल होता है, जब बूट इसके साथ कांटेक्ट में आता है तो बॉल का शेप जो है वो कुछ डिफॉर्म हो जाता है, वो स्फेरिकल नहीं रहता। ठीक है ना।
स्टेट द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉल। इस केस के अंदर जब डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है तो कौन सी एनर्जी होगी वो स्टोर होगी, ठीक है ना। तो ये देखें, हमने जो डिफॉर्मेशन वाला चैप्टर स्टडी किया था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि वो एनर्जी जो कि डिफॉर्मेशन के ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बिकॉज ये बॉल इलास्टिक होगा। इलास्टिक किस सेंस में होगा कि देखें, जब आप इसको किक करें ये टेम्परली डिफॉर्म हो रहा है, जब आपने फोर्स हटा दी ये दोबारा अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। जब ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा इसका मतलब ये है कि नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज अ इलास्टिक ऑब्जेक्ट। और इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब उनके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है तो अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, उस एनर्जी को हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया बेटा। अब ये हो गए 6 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए। अब रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं आपको आंसर शो कर देता हूँ, आप इनको खुद से सॉल्व करें। कोई भी कंफ्यूजन होती है यू कैन आस्क एनी टाइम, ठीक है ना। फिर आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कोशिश आप करें कि खुद से इनको आप सॉल्व करें, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 के जो फर्स्ट पार्ट है इसमें तो सिंपली आपने बताना है अंडरलाइन द पेयर ऑफ क्वांटिटीज व्हिच मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू कैलकुलेट द इंपल्स। इंपल्स हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो इंपल्स हमारा सिंपली किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये हो गया इंपल्स, ठीक हो गया। इसके बाद जो बी पार्ट है ये आप खुद से रीड करें और इसके जो आंसर्स हैं मैं आपको शो कर देता हूँ, फिर आप वेरीफाई कर सकते हैं आंसर्स को। अगर कोई आपसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, आंसर नहीं आ रहा, तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स या फिर व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 8 के भी मैं आंसर आपको ऑलमोस्ट वही सारी चीजें जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस की हैं, इस वजह से मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं ले रहा। आप खुद से सॉल्व करें सो दैट आपको खुद से भी प्रैक्टिस होती है क्वेश्चंस की, ठीक है ना। चलें, वन बार मैं आपका सारे आंसर शो कर देता हूँ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 9 के भी जो आंसर्स हैं उनको देख सकते हैं, अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। एंड नाउ द लास्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर्स। ठीक है बेटा। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे होंगे तो खुद से प्रैक्टिस करें, और कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क एनी टाइम। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे विद सम मोर लेक्चर्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।